नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम के बदले मिजाज की। दरअसल मार्च के महीने में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तेज धूप और लू के थपेड़ों ने आमजन के हाल बेहाल कर दिए हैं। प्रदेश के 7 जिलों में पारा कल भी 40 डिग्री के पार जा पहुंचा था। तेज तीखी धूप के बीच आज भी तापमान कल से कम नहीं है। मौसम विभाग से अगले 24 घंटे में लू और तेज गर्मी का अलर्ट देखने को मिल रहा है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जिलों में लू के साथ तेज गर्मी का अलर्ट जारी है। अगले 2 दिन में तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी के संकेत भी मिल रहे हैं। और पिछले दिनों से एक्टिव था लोकल साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम, अब उसका असर कम होने से लू के साथ बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप भी। और ऐसे में आप सभी को अपना ध्यान रखने की जरूरत है, लिक्विड ज्यादा लेने की जरूरत है। गर्मी में बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी बाहर निकले, क्योंकि मार्च के महीने में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तेज धूप और लू के थपेड़ों ने आमजन के हाल बेहाल कर दिए हैं। प्रदेश के 7 जिलों में पारा कल भी 40 डिग्री के पार जा पहुंचा था, यानी कि मार्च में भी 40 डिग्री के पार तापमान। तेज तीखी धूप के बीच आज भी तापमान कल से कम नहीं है, यानी कि इतना ही तापमान बना हुआ है। मौसम विभाग से अगले 24 घंटे में लू और तेज गर्मी का अलर्ट भी जारी हो गया है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो उनमें बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जिलों में लू के साथ तेज गर्मी का अलर्ट जारी है, यानी कि यहाँ के जिले वासियों को और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगले 2 दिन में तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी के हालांकि संकेत भी मिल रहे हैं, यानी कि और ज्यादा गर्मी। पिछले दिनों से एक्टिव था लोकल साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम, अब उसका असर कम होने के साथ लू के साथ बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप भी। हाईटेक एग्री एक्सपो 2022 का उद्घाटन कल होगा। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर में आयोजित हो रहा है कृषि मेला। कल सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कृषि मेले का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह 10:30 बजे जयपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होंगे। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसान समेत कई गणमान्य यहाँ शामिल होंगे। कृषि मेले के उद्घाटन के बाद कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। मेले में बीज, फल, सब्जियां, कृषि यंत्र, हस्तकला, इस तरह कई चीजों की प्रदर्शनी की जाएगी। कृषि मंत्री कटारिया, कलेक्टर राजन विशाल, जयपुर ग्रामीण एसपी मनीष अग्रवाल, कुलपति प्रोफेसर जे.एस. संधू समेत अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है ताकि कोई भी यहाँ पर गफलत ना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल इसका उद्घाटन करने वाले हैं। हाईटेक एग्री एक्सपो 2022 जिसका कल उद्घाटन होगा, कृषि मेले का उद्घाटन होगा। श्री कृष्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर में ये कृषि मेला आयोजित किया जा रहा है। कल सुबह 11 बजे का वक्त है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कृषि मेले का उद्घाटन करेंगे। सीएम अशोक गहलोत सुबह 10 बजे के करीब 10:30 बजे के करीब जयपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना हो जाएंगे। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसान समेत कई गणमान्य लोग भी इस दौरान शामिल रहने वाले हैं। कृषि मेले के उद्घाटन के बाद कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। वहीं इस मेले की बात की जाए तो इसमें बीज, फल, सब्जियां, कृषि यंत्र, हस्तकला, इस तरह कई चीजों की प्रदर्शनी होगी और आने वाले वक्त में किसानों के लिए बेहद फायदेमंद ये साबित रहने वाला है। कृषि मंत्री कटारिया, कलेक्टर राजन विशाल, जयपुर ग्रामीण एसपी मनीष अग्रवाल, कुलपति प्रोफेसर जे.एस. संधू समेत अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे से वापस जयपुर लौट आए हैं। जयपुर लौटने से पहले जोधपुर में बरकतुल्लाह स्टेडियम का उन्होंने दौरा किया। स्टेडियम के दौरे के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में मीडिया से बातचीत भी की और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मानसिंह देवड़ा थे, उस वक्त हुई थी इसकी शुरुआत। 40 साल हो गए हैं स्टेडियम की शुरुआत हुई। उम्मीद करते हैं कि जल्द यहाँ पर क्रिकेट के भी आयोजन होने लगेंगे। आरसीए और जेडीए के बीच एमओयू हो और उसके बाद मैच की संभावना यानी कि बढ़ सकती है। एमओयू होगा, उसके बाद मैच संभावित क्रिकेट के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जयपुर में भी खेल स्टेडियम बन रहा है बड़े स्तर पर, वहीं उदयपुर में भी स्टेडियम तैयार हो रहा है। जो खेल पॉपुलर है वो बढ़ रहे हैं आगे और मेरी भी रुचि है ग्रामीण ओलंपिक खेलों में जाएं, खेलों को प्रोत्साहन मिले, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी मेरी तरफ से। वहीं उन्होंने कहा कि क्रिकेट का खेल हो चुका है काफी पॉपुलर, बीसीसीआई अलॉट करेंगे तभी होंगे यहाँ पर मैच।
2 से 3 महीने में स्टेडियम उसे अनुरूप पूरे तरीके से तैयार कर लिया जाएगा। क्रिकेट की अलग दुनिया मुझे समझ नहीं आती है, आरसीए जाने क्या है, कायदे वही कर रहे हैं प्रयास, सरकार की तरफ से स्टेडियम बन रहा है उसी के अनुरूप। वहीं स्टेडियम का पूरे तरीके से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जोधपुर व मारवाड़ के लोगों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल देखने को मौका मिले, वहीं खेलों को बढ़ावा देने का भी प्रयास लगातार किया जा रहा है। यहाँ के बच्चे और नौजवान, उसमें यहाँ के बच्चे कामयाब हो, हमारी ओर से कोई भी कमी नहीं रहेगी। वहीं डेप्यूटी रैंक के ऑफिसर भी खिलाड़ी बन रहे हैं। पहली बार हो रहा है ऐसा कि सब तरह से खेलों का प्रोत्साहन देने का माहौल बन रहा है। आजादी से अभी तक ऐसा माहौल जो था वो नहीं बना था, लेकिन अब देखने को मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे से वापस जयपुर लौट आए हैं। जयपुर लौटने से पहले जोधपुर में बरकतुल्लाह स्टेडियम का उन्होंने दौरा किया। स्टेडियम दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत की और बाईजी तालाब के रिनोवेशन को लेकर भी सीएम अशोक गहलोत ने बात कही और कहा कि बाईजी तालाब का रिनोवेशन कैसे हो उसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। वॉकिंग ट्रैक से लेकर बच्चों के लिए पार्क का यहाँ पर काम किया जा रहा है। पार्क की साफ सफाई रहे, अभी काफी पानी और गंदगी यहाँ पर भरा रहता है, गंदगी बहुत रहती है, पानी भरा रहता है। जेडीए से साथ हाथ में लेकर विकास का काम यहाँ पर कराएगा। शहर के लोगों को एक अच्छा स्थान यहाँ पर मिले, इसकी पूरी कोशिश यहाँ पर रहेगी। तो आपको बता दें कि बहुत लंबे वक्त के बाद अपने जोधपुर यानी कि गृह निवास पहुंचे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन वापस वो लौट आए हैं जयपुर। जयपुर लौटने से पहले जोधपुर में बरकतुल्लाह स्टेडियम का उन्होंने दौरा किया। स्टेडियम दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत की और बातचीत के दौरान कहा कि बाईजी तालाब के रिनोवेशन को लेकर सीएम गहलोत ने कई प्रोत्साहित करने वाली बातें कही। कहा कि बाईजी तालाब का रिनोवेशन कैसे हो उसे लेकर यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। वॉकिंग ट्रैक से लेकर बच्चों के लिए पार्क का यहाँ पर काम होगा। पार्क की साफ सफाई रहे, क्योंकि अभी हमने देखा है कि पानी भरा रहता है, गंदगी बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ पर साफ सफाई रहेगी। जेडीए इसे हाथ में लेकर विकास का काम कराएंगे। शहर के लोगों को एक अच्छा स्थान मिल सके, इसे लेकर पूरी कोशिश रहेगी। मैं आपको ये भी जानकारी दे दें कि ग्रामीण ओलंपिक को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जोधपुर में मीडिया से बातचीत की, कहा कि हम ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू कर रहे हैं। ग्रामीण ओलंपिक का अपना एक अलग महत्व है। राज्य स्तर पर भी खेलों का आयोजन किया जा रहा है। 2 साल पहले इसे फिर करने का प्रयास यहाँ पर किया गया था। ग्रामीण खेलों का आयोजन करना एक नई पहल है। गांवों में बैठे लोगों को खेलों के संबंध में एक ऑप्शन मिल पाएगा। हमने इसे लेकर भी घोषणा की है कि जो कीर्तिमान स्थापित करेगा उनको दूसरे गांवों में भी एक महत्वता मिलेगी। खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के बच्चे और नौजवान, उसमें यहाँ के बच्चे कामयाब हो, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हमारी ओर से कोई भी कमी नहीं रहेगी। डेप्यूटी रैंक के ऑफिसर भी यहाँ खिलाड़ी बन रहे हैं। पहली बार हो रहा है ऐसा कि सब तरह से खेलों को प्रोत्साहन देने का माहौल बन रहा है। आजादी से अभी तक ऐसा कोई माहौल नहीं था, लेकिन अब ऐसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान सरकार की पहल यहाँ देखने को मिल रही है। यूक्रेन से लौटे छात्रों की मेडिकल पढ़ाई अब पूरी हो सकेगी, ये इस वक्त की बड़ी और खास खबर है। यूएई और पोलैंड की यूनिवर्सिटी के संस्थानों ने प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार बातचीत भी कर रहा है। नाटो के सदस्य देशों से भी दाखिला दिलाने के लिए बातचीत जारी है। यूएई और पोलैंड के प्रस्ताव पर जल्द ही ग्रीन सिग्नल मिलने की उम्मीद है। यूक्रेन से राजस्थान लौटे हैं 1000 मेडिकल छात्र। राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र से मंजूरी मिलते ही फीस और अन्य मसलों पर चर्चा की जाएगी। राजस्थान फाउंडेशन एक वेबसाइट तैयार कर रहा है जिसे दुनिया में पढ़ रहे राजस्थान के छात्र, अभिभावक और सरकार एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। छात्रों की पढ़ाई पूरी कराने की पहल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। जैसे ही जानकारी इन छात्रों को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि यूक्रेन से लौटने के बाद, पोलैंड से लौटने के बाद उनकी सबसे बड़ी मुश्किल यही थी, सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि आखिर जो उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है वो कैसे पूरी होगी। लेकिन अब राज्य सरकार की ये पहल है, यूक्रेन से लौटे छात्रों की मेडिकल पढ़ाई अब पूरी हो सकेगी। यूएई और पोलैंड की यूनिवर्सिटी के संस्थानों ने प्रस्ताव दिया। इसके अलावा राज्य सरकार बातचीत भी कर रही है। नाटो के सदस्य देशों से भी दाखिला दिलाने की बातचीत है। यूएई और पोलैंड के प्रस्ताव पर जल्द ही ग्रीन सिग्नल मिलने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। यूक्रेन से राजस्थान लौटे हैं 1000 मेडिकल छात्र, काफी ज्यादा संख्या है। ऐसे में राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने कहा
कि केंद्र से मंजूरी मिलते ही फीस और अन्य मसलों पर चर्चा कर ली जाएगी। राजस्थान फाउंडेशन एक वेबसाइट भी तैयार कर रहा है जिसे दुनिया में पढ़ रहे राजस्थान के छात्र, अभिभावक और सरकार एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर एक साथ ले सकते हैं। छात्रों की पढ़ाई पूरी कराने की पहल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। ये भी खास खबर है कि प्रदेश में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। फरवरी में बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में 8% तो राज्य में 32.3% है बेरोजगारी दर। जनवरी की बात की जाए तो 13% से ज्यादा है यह आंकड़ा। राजस्थान में पहली बार 30% के पार हो गया है बेरोजगारी दर का आंकड़ा और ये वाकई परेशान करने वाला है। ऐसे में दूसरे राज्यों की बात करें, हरियाणा की बात करें तो 31% है यह आंकड़ा बेरोजगारी दर का और अनियमितता, रिजल्ट रद्द है इसके प्रमुख कारण। ऐसे में जो बेरोजगार युवा है वो तो लगातार अपनी मांग करते हैं, लेकिन ये जो आंकड़ा सामने आया है सरकार की मुश्किलें तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन प्रदेश के भविष्य के लिए भी मुश्किल भरा है क्योंकि प्रदेश में बेरोजगारी रिकॉर्ड अब स्तर पर पहुंच चुका है। फरवरी में बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। देश में 8% है बेरोजगारी दर। तो राज्य की बात करें तो 32.3% इकलौते राजस्थान प्रदेश में आया है यह आंकड़ा। जनवरी की बात करें तो 13% से ज्यादा यह आंकड़ा है। राजस्थान में पहली बार 30% के पार हो गई है बेरोजगारी दर का ये स्तर, ये आंकड़ा। हरियाणा में 31% है क्योंकि सबसे पहले हरियाणा की बात होती थी, कहा जाता था कि वहां पर बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है, लेकिन अब राजस्थान भी उस लेवल तक पहुंच चुका है। बेरोजगारी दर का आंकड़ा परीक्षा में है और परीक्षा में जो अनियमितताएं आती है, रिजल्ट रद्द हो जाते हैं, ये प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। लेकिन कुछ भी कहो, ये वाकई में परेशानी वाली खबर है। तकनीकी शिक्षा विभाग की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बीकानेर के इंजीनियर कॉलेज के 18 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए। नॉन टीचिंग नियमित कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। कॉलेज प्रशासन ने हाईकोर्ट में केविट भी लगा दी है। यदि कर्मचारी कोर्ट जाते हैं तो उन्हें याचिका की पहली प्रति कॉलेज विभाग को देनी होगी। 4 साल पुरानी नियुक्ति को हालांकि कॉलेज विभाग ने अवैध माना है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, जहां बीकानेर के इंजीनियर कॉलेज के 18 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। नॉन टीचिंग नियमित कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। तो कॉलेज प्रशासन ने हाईकोर्ट में केविट लगा दी है और उनका मानना है कि यदि कर्मचारी कोर्ट जाते हैं तो उन्हें याचिका की पहली प्रति कॉलेज को देनी पड़ेगी और ये केविट से उन्हें फायदा होगा। विभाग ने 4 साल पुरानी नियुक्ति को अवैध माना है। और एक खास खबर, हिंगोनिया गौशाला में गोबर से अब गैस बनेगी। गौशाला में बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है। पहली बार किसी गौशाला में इस तरह का प्लांट लगाया जा रहा है। आर्थिक रूप से मजबूती अब गौशाला को मिलेगी। प्लांट से बेची जाने वाली सीएनजी से अब शहर के वाहन दौड़ते हुए सड़कों पर नजर आएंगे। 6000 किलोग्राम गैस प्रतिदिन बन सकेगी इस प्लांट में। हिंगोनिया गौशाला में इन दिनों है 13,000 के करीब गौवंश। मई में प्रोजेक्ट को शुरू करने का दावा किया जा रहा है और इसकी कवायद जो है वो शुरू हो गई है। वाकई में अच्छी खबर है। हिंगोनिया गौशाला का नाम जब भी आता था तो हमेशा गायों को लेकर, गौवंश को लेकर इस तरह की खबरें सामने आती थी कि वहां पर सही तरीके से उनकी देखभाल नहीं की जाती। लेकिन एक अच्छी खबर अब वहां से निकल कर आई है कि हिंगोनिया गौशाला में गोबर से अब यहां गैस बनेगी। गौशाला में बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है। पहली बार किसी गौशाला में इस तरह का प्लांट लगाया जा रहा है। आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी इस गौशाला को। वहीं प्लांट से बेची जाने वाली सीएनजी से शहर के वाहन सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आएंगे। 6000 किलोग्राम गैस प्रतिदिन बन सकेगी इस प्लांट में और हिंगोनिया गौशाला में इन दिनों है 13,000 के करीब गौवंश। वहीं मई में प्रोजेक्ट को शुरू करने का दावा किया जा रहा है। 7 सर्किलों में 100% से ज्यादा पावर राजस्व। जी हां, जयपुर डिस्कॉम का प्रशासन का राजस्व मिशन है। डिस्कॉम एमडी अजीत सक्सेना बनाए हुए हैं फील्ड में पैनी नजर। डिस्कॉम रिकॉर्ड के मुताबिक 7 सर्किल राजस्व वसूली में बेस्ट है और अभी तक अलवर, दौसा, टोंक, बूंदी, जेपीडीसी, सवाई माधोपुर, करौली सर्किल में डिस्कॉम को 100% से ज्यादा राजस्व मिल चुका है। हालांकि इस राशि में पिछले सालों की बकाया राशि का पैसा भी शामिल है। तो ऐसे में डिस्कॉम ने अब दे रखा है इन सर्किल्स में और बकाया की वसूली पर फोकस।
इसके साथ है बाकी सर्किलों में 100% राजस्व वसूली का लक्ष्य। पिछले साल की बात करें तो मुकाबले डिस्कॉम की छीजत में भी काफी कमी आई है। पिछले साल जहां 17.95% था लॉस, तो वहीं इस बार 16.30% के आसपास लॉस माना जा रहा है। लेकिन ये एक अहम और बेहद खास खबर है। जयपुर डिस्कॉम प्रशासन का ये राजस्व मिशन है। 7 सर्किलों में 100% से ज्यादा पावर राजस्व मिलने वाला है। डिस्कॉम एमडी अजीत सक्सेना इस फील्ड में पैनी नजर बनाए हुए हैं, यानी कि पूरी नजर उनकी इस पूरे मामले पर है। डिस्कॉम रिकॉर्ड के मुताबिक 7 सर्किल राजस्व वसूली में बेस्ट है और अभी तक जिन जिलों का नाम आया है उनमें है अलवर, दौसा, टोंक, बूंदी, जेपीजीसी और सवाई माधोपुर। करौली सर्किल में डिस्कॉम को मिल चुका है 100% से ज्यादा राजस्व। हालांकि इस राशि में पिछले सालों की बकाया राशि का पैसा भी शामिल किया गया है। ऐसे में डिस्कॉम ने अब इन सर्किल्स में और ज्यादा जोर दे दिया है और बकाया की वसूली पर भी फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही बाकी सर्किल्स में 100% राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले डिस्कॉम की छीजत में भी काफी कमी आई है और पिछले साल जहां पर 17.95% नुकसान हुआ था, वो इस बार 16.30% के आसपास है और उम्मीद की जा रही है ये नुकसान का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे कम ही हो। तो बेहद खास खबर है। जयपुर डिस्कॉम का मिशन राजस्व है और मार्च अंत आते आते बकाया वसूली के युद्ध स्तर पर टीमें जुटी हुई है। डिस्कॉम एमडी अजीत सक्सेना के निर्देशन में फील्ड में टीमें जो है वो एक्टिव है और वो खुद डिस्कॉम एमडी अजीत सक्सेना ने अपनी पैनी नजर बना रखी है। साल 2021-22 में डिस्कॉम का कुल राजस्व निर्धारण 20,737 करोड़ था, जबकि कल तक की बात करें तो 20,629 करोड़ का राजस्व किया जा चुका है। ये फील्ड से वसूल वाली राशि है। डिस्कॉम अधिकारियों की माने तो अभी तक 99.48% राजस्व वसूली हो चुकी है। पिछले साल इस समय तक हुई थी 97.51% राजस्व वसूली। हालांकि डिस्कॉम अधिकारियों का 100% से ऊपर वसूली का लक्ष्य भी है ताकि पिछले सालों की बकाया का भी उन्हें डिस्कॉम को राजस्व मिल सके। फिल्म के टिकटों के बजाय पेट्रोल डीजल के कूपन बांटे गए हैं और ये बांटे हैं भाजपा ने। कश्मीर फाइल्स पर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का ये बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि देश के करोड़ों गरीब लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लेकिन भाजपा को इनके बजाय कश्मीर फाइल्स मूवी की चिंता है। बढ़ती महंगाई के बीच भाजपा कार्यकर्ता कश्मीर फाइल्स के टिकट बांट रहे हैं। अच्छा होता कि वो जनता का दर्द समझते और पेट्रोल डीजल के कूपन बांटते। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को लेकर भी बोले मंत्री खाचरियावास और कहा कि कश्मीर से जब पंडितों का पलायन हुआ तब बीजेपी का राज था, कांग्रेस ने कभी मना नहीं किया, लेकिन भाजपा सिर्फ माहौल बना रही है। भाजपा को चाहिए था कि कश्मीर के पीड़ित परिवारों की मदद करे, 1-1 करोड़ का मुआवजा दे, मकान दे, दुकान दे, लेकिन ये सिर्फ नाटक कर सकते हैं और कुछ उम्मीद इनसे नहीं की जा सकती। तो महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और ऐसे में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस मुद्दे पर हमेशा एक्टिव रहते हैं और इस दौरान उन्होंने ये बात कही। न्यूज ब्लास्ट में खबरें लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। एक खास खबर मिल रही है। रीट प्रकरण के आरोपी रामकृपाल मीणा मामले में एक बड़ी खबर मिल रही है। मीणा से खाली कराई सरकारी भूमि पर एक बार फिर से कब्जा हो गया है। त्रिवेणी नगर स्थित जगन्नाथपुरी प्रथम में खातली भूमि का ये मामला है। जेडीए ने रामकृपाल मीणा के कब्जे से सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त करवा दी थी, लेकिन 2 महीने के बाद फिर से इसे खाली करवाया गया। सरकारी भूमि पर कब्जा कर यहां निर्माण करवा दिया गया। 250 वर्ग गज सरकारी भूमि पर निर्माण जो किए गए थे उसे ध्वस्त कर दिया गया है। बाउंड्री वॉल और कोठरी नुमा कमरों का अवैध निर्माण यहां किया गया था, लेकिन उसे ध्वस्त किया गया है। निर्माणों को ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया है। सरकारी भूमि पर 3 स्थानों पर यह निर्माण करवाया गया था। अतिक्रमियों के खिलाफ अब कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। जेडीए अतिक्रमियों से वसूल करेगा खर्च संसाधनों की राशि। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। तो अवैध निर्माण से जुड़ा यह पूरा मामला है और ऐसे में जगन्नाथपुरी प्रथम में खातली भूमि से जुड़ी हुई ये पूरी खबर है, जहां मीणा से खाली कराई सरकारी भूमि पर एक बार फिर से कब्जा हो गया था। रीट प्रकरण के आरोपी रामकृपाल मीणा मामला है ये पूरा, लेकिन अब उस अवैध निर्माण को ध्वस्त करवा दिया गया है। 2 महीने के बाद फिर खाली सरकारी भूमि पर कब्जा का निर्माण कर दिया गया था। 950 वर्ग गज सरकारी भूमि पर निर्माण
यहाँ किया गया था। बाउंड्री वॉल बना दी गई थी, कोठरीनुमा कमरे बना दिए गए थे, लेकिन उन्हें अब ध्वस्त करवा दिया गया है। निर्माणों को ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। सरकारी भूमि पर 3 स्थानों पर ये निर्माण थे। अब अतिक्रमियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। जेडीए अतिक्रमियों से वसूल भी करेगा सारे खर्च संसाधनों की राशि। तो ये भी जानकारी दे दें कि अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट से 1 दर्जन कॉलोनियों को राहत मिली है। 22 गोदाम रेलवे ट्रैक से महेश नगर तक 1 दर्जन कॉलोनियों को राहत मिली है। अदालत ने रोड की चौड़ाई 100 फीट मानते हुए 19 मई 2017 को निर्माण हटाने के आदेश दिए थे। अदालत ने 19 मई 2017 के अतिक्रमण हटाने के आदेश को अब वापस ले लिया है। हाईकोर्ट में जस्टिस अशोक कुमार गौड़ की अदालत ने आदेश दिया है। नरेंद्र सिंह खींची की याचिका पर अदालत ने इस याचिका में स्थायी आदेश दे दिए हैं। निवासियों ने प्रार्थना पत्र पेश कर आग्रह किया था, जो वहां पे रह रहे थे उन्होंने आग्रह किया था और पहले भी आदेश को वापस लेने का आग्रह किया गया था, लेकिन फिलहाल ये अब इस बार अच्छी खबर उनके लिए। अब इस याचिका पर नए सिरे से सुनवाई तो होगी। पूरे मामले में जेडीए के अधिवक्ता अमित कुड़ी ने बताया कि जेडीए ने पहले भी सड़क की चौड़ाई अलग अलग रहकर लीज डीड जारी कर दी थी। अब हाईकोर्ट के मास्टर प्लान वाले मामले में दिए गए हैं फैसले के अनुसार ही निर्णय किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये अब खबर मिल रही है। थोड़ा रिलीफ उनको मिला है, लेकिन सुनवाई होगी उसके बाद पूरा मामला साफ हो जाएगा। अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट से 1 दर्जन कॉलोनियों को राहत की खबर है। 22 गोदाम रेलवे ट्रैक से महेश नगर तक 1 दर्जन कॉलोनियों को राहत मिली है। अदालत ने रोड की चौड़ाई 100 फीट मानते हुए 19 मई 2017 को निर्माण हटाने के आदेश दे दिए थे, लेकिन अदालत ने 19 मई 2017 के अतिक्रमण हटाने के आदेश को अब वापस ले लिया है। नए सिरे से फिर से सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में जस्टिस अशोक कुमार गौड़ की अदालत ने आदेश दिए हैं। नरेंद्र सिंह खिंची की याचिका पर अदालत ने आदेश याचिका में दिए हैं। निवासियों ने प्रार्थना पत्र पेश कर आग्रह किया था, जो वहां पर रह रहे थे। पहले भी इस आदेश को वापस लेने का आग्रह किया गया था। अब इस याचिका पर नए सिरे से सुनवाई होगी। पूरे मामले में जेडीए के अधिवक्ता अमित कुड़ी ने बताया कि जेडीए ने पहले सड़क की चौड़ाई अलग अलग रहकर जारी कर दी थी लीज डेट। अब हाईकोर्ट के मास्टर प्लान वाले मामले में फैसले के अनुसार ही निर्णय दिए जाएंगे और नए सिरे से एक बार फिर से सुनवाई होगी। एक और बड़ी खबर मिल रही है। स्कूल लेक्चर भर्ती 2018 में प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति पर रोक है। दरअसल स्कूल लेक्चरर भर्ती 2018 से जुड़ा ये पूरा मामला है। हाईकोर्ट ने भर्ती में राजनीति, विज्ञान, हिंदी, इतिहास सहित चित्रकला विषय में प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने विवादित प्रश्न उत्तर के मामले में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार व आरपीएससी को 28 मार्च को रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। वहीं हेमराज, रोदिया और अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया गया है और इस याचिका में बताया गया है कि एक्सपर्ट कमेटी से विवादित प्रश्न उत्तर की जांच करवानी थी, लेकिन आरपीएससी ने कोर्ट आदेश के बाद भी कोई बदलाव नहीं किए, जबकि एक्सपर्ट कमेटी की जांच रिपोर्ट पेश करनी थी। साथ ही विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जा रहा था, लेकिन आरपीएससी ने इन आपत्तियों का निपटारा नहीं किया, यानी कि जो यहां पर कहा गया था वो नहीं किया गया। अंतिम कट ऑफ संशोधित अंतिम परिणाम जारी किए बिना ही नियुक्तियां जारी कर दी थी। प्रतीक्षा सूची से अन्य अभ्यर्थियों को फिलहाल नियुक्तियां दी जा रही है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इमरान खान की रैली और इमरान खान पहुंच गए हैं परेड ग्राउंड रैली स्थल। जरा तस्वीरें देखिएगा, कितनी भीड़ यहां पर है। कुछ ही देर में रैली को संबोधित करेंगे इमरान खान। इमरान की रैली में बड़ी संख्या में पहुंचे हैं समर्थक। रैली में इमरान खान का इस्तीफा भी संभव है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि रैली को संबोधित करने के दौरान इमरान खान अपना इस्तीफा यहां दे सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव से पहले रैली में इस्तीफा दे सकते हैं। ये गैंग ऑफ 3, इन्होंने कर्नल कज़ाफी का माल नहीं छोड़ा, इन्होंने सदर सद्दाम का माल नहीं छोड़ा, इन्होंने उसामा बिन लादेन का माल नहीं छोड़ा। की जनता अविश्वास प्रस्ताव यहां पर पास हो चुका है और बाजवा ने इमरान को इस्तीफा देने का संदेश भी भेज दिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।